हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो आपको पता ही है कि हमारी हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ज्योग्राफी भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है एंड नाउ अब हमारा पॉलिटी स्टार्ट हो चुका है आज से। और आज की जो चैप्टर है वो पहले क्लास 6 का पहला चैप्टर है विविधता, जिसे हम बोलेंगे डाइवर्सिटी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों को नोट्स मिल चुका होगा तो आप प्लीज़ नोट्स के साथ रिवीजन करना, तो आपको डबल फायदा होगा, डबल रिवीजन होगा। जिन लोगों ने नहीं लिया है तो आप कंप्लीट एसएसटी का नोट्स ले सकते हो, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूरे 40 नंबर यहीं से आएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। व्हाट्सअप नंबर आपको कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर लेना, ठीक है। और अगर आपने पहले किसी टीचर का है आपके पास नोट्स लेने का, तो प्लीज़ नोट्स के लिए मैसेज मत करना। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके पास जो कंटेंट है आप उसी को बार बार पढ़ें, नया मत खरीदो, ठीक है। देखो, ये जो डाइवर्सिटी की समझ है, और इसी बात पे प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर दिन अब आपकी क्लासेस तो होंगी ही। आज का ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि हम इसमें डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो इम्पॉर्टेंट है केवल हम वही पढ़ेंगे। ये देखिए, जैसे जो लोग अपना नोट्स बना रहे होंगे उन्हें मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ पर पूरी कहानी है, ये देखिए। अच्छा, इसमें मैंने हाईलाइट नहीं किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्क्रीन पे हाईलाइट वाला दिखता नहीं है, तो आज मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। आप मुझे बताना कि क्या हाईलाइट वाला सही था या नहीं। ये देखिए, ये सब कहानी है। ये आपको, ये इसलिए मैं नोट्स में भी ये सब नहीं मिलेगा आपको। ये पूरी कहानी है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ना ही आपको, ठीक है। विविधता सभी को पता है, डाइवर्सिटी क्यों है। अलग अलग त्योहार, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति के लोग, हर चीज़ अलग अलग होने के बावजूद भी हम सब क्या हैं, एक हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सब आपको इग्नोर करना है। इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये हाल में पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। देखिए यहाँ से, तो ये तो चलो ठीक था कि भौतिक वातावरण अलग अलग चीज़ें हैं, धर्म अलग है। और अब देखिए, एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में जाते हो तो लैंग्वेज भी बदल जाता है। भारत के दो भाग, लद्दाख और केरल, इससे हम समझेंगे कि हमारे क्षेत्र में विविधता किस तरीके से है। और यही दोनों चीज़ें पूछी हुई हैं अभी आपका। आप जाकर क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, लद्दाख से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा था वो यहीं से पूछा है। सबसे पहले आप ये देख सकते हो, ऊंचे पहाड़ों वाला ये रेगिस्तान इलाका। आप में से कितने लोग गए हैं लद्दाख घूमने, जरूर बताइएगा। बहुत ही सुंदर है, और जिसे हम कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं। तो ये आपसे पूछेगा। और एक पाशमीना शॉल, यहाँ से दोनों प्रश्न पूछता है। तो देखो, सबसे पहले याद रखो कि जो लद्दाख है ना, वो जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। देखिए, स्टार्टिंग में ही बोलना चाहूंगी कि हमारी क्लास में वही चीज़ें होंगी जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हम वही पढ़ेंगे। आपका समय बहुत कीमती है, इसीलिए कोई भी इधर उधर की चीज़ें यहाँ पर नहीं होने वाली हैं, ठीक है। तो लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान है। इसे हम डेजर्ट ही बोलते हैं, बट ये कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ ये बहुत शुष्क मौसम होता है, आप जानते हो, बारिश होती नहीं है यहाँ पर। जो है बहुत ही कम खेती पॉसिबल है, मैंने अभी आपको बोला, क्योंकि बारिश होती ही नहीं है। तो कहाँ से होगा, ये काफ़ी जो है ना, पूरा ये बर्फ से ढका होता है, इसीलिए हम इसको कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, क्योंकि ये बर्फ से ढका होता है। यहाँ पर बारिश भी नहीं होती है, तो आप समझ सकते हो कि बिना बारिश के क्या फसल होगा, क्या पेड़ होगा, नहीं होगा। बहुत ही कम पेड़ होते हैं। इवन आपने देखा होगा कि पीने का पानी भी लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं, कि बर्फ पिघलेगी तो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और ये जो लद्दाख है ना, यहाँ के लोग एक खास में किसकी बकरी पालते हैं। ध्यान दीजिएगा, पश्मीना शॉल आपसे पूछेगा कि बकरी से बनता है कि ऊन से, तो बकरी से। इस चीज को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। तो एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे हम पश्मीना ऊन मिलता है, ठीक है। पश्मीना सभी जानते हैं कि ये काफ़ी कॉस्टली होता है। एक तो पतली सी होती है, बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगता है उसमें, और ये बहुत ही महंगा मिलता है। लोग आप देख सकते हो ये किस तरीके से बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए, मेहनत वाला काम है, तो भाई पैसे तो लगेंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। तो ये ऊन जो है ना काफ़ी कीमती है, और इसीलिए ये बहुत महंगा मिलता है। लद्दाख के लोग सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही ये सारी चीज़ें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग और क्या करते हैं, और ये वाले जो जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, ये देखिएगा, ये सब पूछा हुआ है, ठीक है। ऊपर वाले में मैं हाईलाइट की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो कहानी है, क्या मतलब है उस चीज़ का। तो यहाँ के लोग जो है खास किस्म की बकरी पालते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसी से मिलेगा पश्मीना ऊन। दूसरा है कि यहाँ के जो है लोग दूध से बने पदार्थ, मक्खन और मांस खाते हैं। और एक तरीके से ना ये लोग डिपेंड होते हैं पैसों के लिए गाय पे, बकरी पे और याक पे, ठीक है।
ऑब्वियस सी बात है, जब खेती होती नहीं है तो इन्हें ये सारे काम करने पड़ेंगे। और देखिए ये रेगिस्तान, हमने बोला कि रेगिस्तान है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे लोग नहीं आएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे जाते हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। और एक तरीके से ना ये जो लद्दाख है ये व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा रास्ता माना गया है। बिकॉज आप देखिए यहाँ पे ना बहुत सारी घाटियाँ आपको मिलेंगी, अब इस फोटोज़ में आपको नहीं दिख रहा है, जिससे कि मध्य एशिया के काफिले ना यहाँ पर आराम से पहुँचते हैं। ठीक है, तो रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे लोग घूमने नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग रेगिस्तान का मतलब से सोचते हैं कि भाई बहुत गर्मी होगी, नहीं, कोल्ड डेजर्ट है। और लद्दाख तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा माना गया है, बिकॉज बहुत सारी घाटियाँ हैं, मध्य एशिया के काफिले भी यहाँ पहुँचते हैं, जिसे हम आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। ठीक है, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। और जिसे भरोसा ना हो, अभी रिसेंटली वाला प्रीवियस क्वेश्चंस उठाओ, यहाँ पर पूछा हुआ है, ये सेम लाइन पूछी हुई है एग्जैक्ट। ठीक है, और बस आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जितने लोग भी मुझे मैसेज करते हैं, रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। आप लोग बोलते हो कि बहुत मेहनत से मैंने नोट्स बनाए हैं, तो जी हाँ, बहुत समय लगा था मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और अब आपके काम आ रहा है, तो दिल से थैंक यू। और बस इतना कहना चाहूँगी कि जिसको नोट्स मिल चुका है बार बार रिवाइज करो। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है कितना भी अच्छा नोट्स हो। ठीक है, तो लद्दाख को हम छोटा तिब्बत कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, और अब यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। तो आपसे पूछेगा ये कि क्या यहाँ पे मुसलमान होते हैं, तो जी हाँ। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही अच्छा एक संग्रह है। यहाँ पे ये पूछेगा आपसे, तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा हुआ है। और उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। तो एक एक लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, सारा लिखना है। और जिनके पास नोट्स है ध्यान दीजिए, रिवीजन करना। अब ये देखो केरल में है, मछली पकड़ने का ये चीनी जाल है। ये देखिए इस तरीके से मछली पकड़ते हैं। तो केरल आपको पता ही है कि हमारा यहाँ पे है, ऐसे मैप मैं बनाऊंगी तो ये रहा, यहाँ पे दक्षिण में है, बट दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। और यह ना एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से पहाड़ियों से। और इसीलिए यहाँ पर आपको मसाले देखने को मिलता है, जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची। और ये जो मसाले हैं ना, इस वजह से व्यापारी के दृश्य अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक तरीके से बहुत ही आकर्षक बना है। आप जानते ही हैं कि बहुत सारा यहाँ से अलग अलग स्टेट में भी जाता है, कंट्रीज में भी। अब केरल में क्या हुआ कि सबसे पहले अरबी एवं यहूदी ये व्यापारी जो है वो केरल आए। और ऐसा हम मानते हैं कि ईसा मसीह के जो धर्मदूत है संत थॉमस, ये भी 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे। अब भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय भी किसको जाएगा? अब भाई ये लेकर आ रहे हैं संत थॉमस, तो इन्हीं को जाएगा ना। फिर अरब से बहुत सारे व्यापारी आए। एक नाम आपने सुना होगा, इब्न बतूता। ये 700 साल पहले आया और इसने ना स्टोरी के थ्रू बताया भी है, बहुत डिटेल में मुसलमानों के जीवन को बताया है यहाँ पे। ठीक है, और इसने लिखा भी है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बहुत इज्जत है। कहाँ पर? केरल में। ये इब्न बतूता के हमको वृतांत से पता चलता है। अब भाई वास्को डी गामा कहाँ से पीछे रहेगा? आप जानते ही हैं कि वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचते तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। जैसे ही वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचता है ना, फिर पुर्तगाली सबको पता चल गया भाई कि देखो यूरोप से भारत का समुद्री रास्ता। ठीक है, तो पहले कौन आया? वास्को डी गामा। अब इतने सारी चीज़ें हुई, इसी कारण केरल के लोग जो हैं बहुत सारे धर्म का पालन करते हैं। अब भाई यहूदी का भी पालन करेंगे, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, अलग अलग यहाँ पे लोग आए हैं तो वो बसते गए। तो उस तरीके से इनके धर्म की भी रिस्पेक्ट होने लगी। मतलब कि ये मुसलमान समुदाय की बड़ी इज्जत थी, ऐसा इब्न बतूता ने बोला है। तो अलग अलग धर्म है, आपसे पूछेगा कि यहाँ पे कौन कौन से धर्म है, तो ये नाम आपको याद रखना है। ये देख लो भाई, मछली पकड़ने का चीनी जाल, ये वाला। ठीक है, देखो अब चीन के व्यापारी भी यहाँ पे आए तो आप समझ सकते हो कि वो अपना कुछ ना कुछ तो छोड़ के जाएंगे ही ना यहाँ पे। तो यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वो चीनी जालों से ही मिलता है हूबहू, जिसे हम कहते हैं चीना वाला। और ये पूछता है कि चीना वाला क्या है? मछली पकड़ने का जाल। तलने के लिए जो लोग बर्तन यूज करते हैं उसे हम बोलेंगे चीना चट्टी। पूछेगा चीना चट्टी क्या होता है? इसमें चीन शब्द से आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं चीन से ही ये आया होगा। अब केरल की उपजाऊ जमीन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी, चावल खाते हैं। ठीक है, एक बार ये फोटो देखिए। ये ओणम, केरल का त्यौहार कौन सा है? ओणम, ये मनाया जा रहा है। ठीक है, ओणम।
ये केरल का फेस्टिवल है। तो अभी हमने केरल के बारे में पढ़ा, जहाँ एक तरफ केरल काफ़ी उपजाऊ है, वहीं एक तरफ लद्दाख उपजाऊ नहीं है। दोनों आपने देखा कितनी अलग अलग हैं तो हमारे ही देश के, और वहाँ के कल्चर भी अलग है, सब कुछ अलग है। तभी तो मैंने आपको बोला कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हम क्या हैं, हम एक हैं। दोनों ही क्षेत्रों को आपने देखा कि चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने काफ़ी प्रभावित किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि केरल को मसालों की खेती की वजह से आपने देखा ही होगा, और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति और ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इससे आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं कल्चरल वाइज भी अगर आप देखो, इतिहास भूगोल, इसमें हमेशा से ये कनेक्शन रहा है। ठीक है, तो बस बाकी यहाँ से आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, फैक्ट वाली चीज़ें ही आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये हमारा हो गया। अब फिर से वही कहानी है कि विविधता में एकता। आप सभी जानते हो विविधता में एकता का मतलब क्या होता है। धर्म, भाषा, सब कुछ अलग होने के बावजूद भी अंग्रेज ने हमें कितनी तोड़ने की कोशिश की है। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि वो चाहते थे कि अलग करना चाहते थे। बंगाल में आपने देखा ही होगा, बंगाल विभाजन के समय किस तरीके से फूट डाला, हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़वाना चाहा। अंग्रेज क्या चाहते थे? फूट डालो की नीति। इससे क्या होगा कि हम राज करेंगे, उनका यही तो मतलब था ना। सभी जानते हैं। तो एक दूसरे से हम चाहे कितने भी अलग हों, अंग्रेज ने भी बहुत कोशिश की हमें लड़ाने की, बट क्या है, हम सब एक हैं। तो इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब ये हमारा फोटो आप देख सकते हो, ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, और ये स्वतंत्रता दिवस पर आप जानते ही हो भाषण दे रहे हैं, और ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अब देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी जानते हो कि किस तरीके से निर्दोष लोगों पर गोलियां चला दिया था। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, हम डिटेल में पढ़े हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो ऊपर वाली गीत है, वो ये वाला सॉन्ग पूछेगा बिल्कुल भी नहीं, बस ऐसे बता रही हूँ ताकि आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे। तो ये वाला देखियो, जलियांवाला बाग, ये गाना गाया गया था उस समय जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना, उस समय ये गाना गाया गया था। तो यही बता रहा है कि यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि मैंने भी आपको बताया कि निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवाया गया था। ठीक है, जितने लोग इकट्ठे थे सब पे गोलियां चला दी गई। महिला हो, पुरुष हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, सब लोग वहाँ पे थे। और अंग्रेजों की ये जो बाद में लोगों ने इसका विरोध भी किया, आप जानते ही हो। इस पे हंटर कमेटी भी बनी थी इसकी जांच के लिए। ये मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ ताकि जो लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे वो समझेंगे कि अच्छा, ये वाला टॉपिक हिस्ट्री में है और आपको पूछा जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछेगा। ठीक है, तो इसका बहुत सारे विरोध हुआ, फिर लोगों ने बाद में शहीदों, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो है जानें चली गई थी, निहत्थे लोगों की। और आपको पता ही, उसका बदला लेने के लिए कौन गया था, नाम बताओ। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला किसने लिया? मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया है। तो इस बाद में जो शहीद हो गए थे हमारे, उनके लिए गीत गाया गया। उसके बाद से आप जानते ही हैं कि हमारी लड़ाई और तेज हो गई, और इस तरीके से हमने हमारा जो झंडा है उसको हमने सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। अच्छा, यहाँ से पूछेगा तो नहीं, पहले ही मैं बता देती हूँ, बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए ताकि आप हिस्ट्री में भी समझ सकें। उसके बाद से आप जानते ही हो ये वाली चीज़ कि जवाहरलाल नेहरू जी की किताब पूछता है, इनकी किताब का नाम क्या है, तो वो है भारतीय एकता। कोई यहाँ पर रुकिए एक मिनट। हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, ये इनकी किताब है, ये पूछता है कि भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी किताब है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। और इसमें क्या है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है, इस किताब में मिलेगा। और ये पूछता है, तो ये नेहरू जी ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए कहा, अनेकता में एकता। इसका विचार किसने दिया है? इन्होंने दिया है, इसलिए आपसे पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि हमारा राष्ट्रगान जो है किसके द्वारा रचित है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, ये भी भारतीय एकता को ही दिखाया गया है। यहाँ पर हमने अपने राष्ट्रगान के थ्रू अपनी एकता को दिखाया है, और किसके द्वारा रचित है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए, ये चैप्टर आपको लगेगा, अगर आप इस किताब को पढ़ने बैठेंगे ना खुद से, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि एनसीईआरटी हमें किस तरीके से पढ़नी है। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं ये आपका काम मैं ही तो आसान कर रही हूँ। अब मैंने आपको बता दिया कि केवल कुछ कुछ चीज़ें, अब जो लोग नोट्स बनाएंगे खुद का, उनका एक पेज में बन जाएगा, और मैंने भी आपको एक पेज में ही दिया है ये। एक बार बस मैं आपको बोलना चाहूँगी, एक मिनट। सबसे पहले आप इसमें से बार बार रिवीजन कीजिए, और यहाँ से रिवीजन स्टार्ट करना। ये देखिए
केरल और लद्दाख, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछेगा, मैं पहले ही बोल देती हूँ। आपसे पूछेगा छोटा तिब्बत हो गया, ठीक है, आपसे पूछेगा कि लद्दाख की जलवायु, लद्दाख केरल का हो गया, पश्मीना शॉल हो गया, कौन कौन से जो है धर्म के लोग, जैसे कि ये मुसलमान, और यहाँ ऊपर जो लाइन लिखी थी बौद्ध धर्म भी यहाँ पे पहुँचा था, ये सब पूछा हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करेंगे आपको समझ में आएगा। काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये केरल का मसाले, ये आपसे पूछेगा। अलग अलग धर्म के नाम आपसे पूछेगा, कौन कौन यहाँ पर आया है वो आपसे पूछेगा, ठीक है। देन आपसे ये भारत की खोज, ठीक है। तो क्लास बहुत छोटी है, चैप्टर बस ऐसे लंबे से थे, और अगर आपको क्लास पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैंने सोचा है कि एक दिन हम पूरा पॉलिटी क्लास वाइज ख़त्म कर देते हैं 2 से 3 दिन में, ठीक है। तो बताइएगा आप, आपको कैसी लगी क्लास, और पढ़ते रहो, समय बहुत कम है, सीटेट 7 जुलाई को होने वाला है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा। अगर आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे और अब नोट्स नहीं पढ़ोगे तो नंबर नहीं आने वाले हैं, ये रियलिटी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।